है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पिछले की क्लास के वीडियो में गुप्त काल को समझा था, गुप्त साम्राज्य को अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक समझा था। आई होप, उम्मीद हो कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आज का जो टॉपिक है हमारा गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल में आप देखेंगे कि गुप्तों का जो है जब अंतिम दौर शुरू होता है स्कंद गुप्त के बाद, जो अंतिम शासक विष्णुगुप्त होता है, वो अंतिम दौर में आप देखेंगे कि हुनों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है। हुन विशेष रूप से मध्य एशिया प्रांत के बर्बर जनजाति अर्थात खाना बदोश जनजाति भी थी, इन्हें कहा जाता है। और वो जो है भारत पर आक्रमण शुरू कर देते हैं जगह जगह, और हुन आक्रमण करके छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है ना बसना शुरू कर देते हैं, भारत के ऊपरी क्षेत्रों में। तो इसके बाद जो देखने को मिलेगा कि गुप्त का साम्राज्य जो है धीरे धीरे जो है सिमटना शुरू हो जाता है। और गुप्त विशेष रूप से सामंती प्रथा के आधार पर यह शासन चलाते थे। तो इसके जो छोटे छोटे जो सामंत थे वह स्वयं को अपना शासक बनना, अपने अपने आप को राजा घोषित करना शुरू कर दिए थे। तो इन्हीं में आप देखेंगे कि गुप्तों का जब अंतिम दौर चलता है तो इसके बाद कई छोटे छोटे सामंत, कई छोटे छोटे राज्य अपने आप को जो है राजा घोषित कर देते हैं और छोटे छोटे क्षेत्रों को जो है स्वतंत्र कर देते हैं। इसी में आप देखेंगे कि ऊपर के क्षेत्र में यानी पश्चिम के क्षेत्र में देखेंगे कि हरियाणा के क्षेत्र में इधर एक थानेश्वर जगह है जहां पर एक नए वंश का उद्भव देखने को मिलता है जिसे वर्धन वंश कहते हैं। इसका जो है संस्थापक पुष्यभूति वर्धन होता है। तो यह क्षेत्र पुष्यभूति विशेष रूप से यह भी गुप्तों का सामंत ही था पहले, लेकिन इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और इस क्षेत्रों का शासन व्यवस्था इसी के नेतृत्व में चलने लगा और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई थी। यह वर्धन वंश की राजधानी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक बड़ा सा क्षेत्र जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है और यहाँ पर कन्नौज में एक राजधानी बनती है यहाँ पर जो शासन करने वाले जो वंश होते हैं वह वंश मौखरी वंश होता है। और विशेष रूप से वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है कन्नौज, और वहां पर इसका एक कन्नौज साम्राज्य कन्नौज में मौखरी वंशों का जो है शासन शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम नीचे की बात करते हैं इधर, तो इधर बीच में जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है इसे मालवा कहा जाता था। मालवा प्रांत का जो शासक था वह यशुवर्मन था और यशुवर्मन ने वर्मन वंश की नींव रखी यहाँ पर मालवा प्रांत में, जिसमें आप देखेंगे कि प्रमुख शासक के रूप में देवगुप्त आता है। यह प्रमुख शासक के रूप में इसकी चर्चा हमको देखने को मिलेगी। ठीक इधर आप नीचे आते हैं जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, इस आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पल्लवों का शासन शुरू हो जाता है और यहाँ पर पल्लव वंश की नींव रखी जाती है। इधर हम बात करते हैं कि बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में गौर वंश आता है और गौर वंश में महत्वपूर्ण जो शासक होता है वह होता है शशांक। शशांक ने ही आप देखेंगे कि बोधि वृक्ष को कटवाया था और बौद्धों के लिए बहुत उस धर्म के समाप्ति के लिए बहुत उथल पुथल मचाया था इस बिहार बंगाल के क्षेत्रों में। तो यह भी विशेष रूप से आता है कि शशांक किस वंश से संबंधित था, तो आप बता सकते हैं गौर वंश से संबंधित था, जो विशेष रूप से बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में इस साम्राज्य का, इस वंश का उद्भव देखने को मिलता है। इसी में आप देखेंगे कि जो यह असम का क्षेत्र है, इस असम क्षेत्रों में एक नए वंश आते हैं जो होते हैं उत्तर गुप्त वंश। इस असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो कई बार सवाल आता है कि असम का प्राचीन नाम क्या है, तो जवाब होगा कामरूप। कामरूप को ही वर्तमान में असोम अथवा असम कहते हैं। और यहाँ पर जो एक नए वंश आते हैं वो होते हैं उत्तर गुप्त, जो गुप्तों के बाद एक नए वंश उभरने को देखने को मिलता है। तो ये विशेष रूप से आप समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे क्षेत्रों में एक अलग अलग प्रकार के वंशों का जो है उद्भव देखने को मिलता है गुप्त काल के बाद। जबकि गुप्तों में जब स्कंद गुप्त तक आप देखेंगे तो एक विशाल साम्राज्य जो है गुप्तों का रहता है और उसी में छोटे छोटे जो सामंत थे वह स्वयं को स्वतंत्र करके अपने आप को राजा घोषित करते हैं और अपने आप छोटे छोटे क्षेत्रों को राजधानी बनाते हैं और उसे एक नए राज्य का रूप देते हैं। इसी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावित, ये देखिए सबसे प्रतापी जो वंश होता है जिसने अपने क्षेत्रों का विस्तार युद्ध की नीति से किया और विवाह की नीति से किया, तो वो था
पुष्यभूति वर्धन यानी वर्धन वंश। यानी यह जो वंश है यह वंश अपने क्षेत्रों का विस्तार धीरे धीरे करता है। तो विशेष रूप से आज के हमें टॉपिक में हमें समझना है पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश के बारे में। तो कुछ इसके बारे में हमें सबसे पहले एक छोटी सी परिचय को समझते हैं कि गुप्तों के पतन अथवा हुनों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसमें पश्चिमी भाग में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक नए वंश का उद्भव देखने को मिलता है जो होता है वर्धन वंश का उदय होता है लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में। 6ठी शताब्दी ईस्वी में यह वर्धन वंश का जो है नींव डाली जाती है पुष्यभूति के द्वारा। इसकी जानकारी कहाँ से होती है, प्राप्त कहाँ से होती है, वह स्रोतों से समझते हैं। जब तक आप इतिहास को बिना स्रोत से पढ़ेंगे तब तक वह कहानियाँ रहती है। अगर उसमें कुछ स्रोत आ जाता है तो वह कहानियों की पुष्टि हो जाती है और वो इतिहास में तब्दील हो जाता है। इसी में आप देखेंगे कि स्रोत यानी इसकी जानकारी, इन वंशजों की हमें जानकारी जो मिलती है वह कई पुस्तकों से और कई अभिलेखों से देखने को मिलेगा। जैसे कि वान भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित और कादम्बरी नाम की पुस्तक से यह आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में, और आप देखेंगे कि वर्धन वंश के बारे में जो है इस पुस्तक में चर्चा की गई है। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के समय में वेन-त्सांग जो चीनी यात्री रहता है और वह यहाँ बौद्ध धर्म के ज्ञान के लिए आता है और इसने अपनी यात्रा की विवरणी एक पुस्तक में देता है जिसका नाम सी यू की है। तो सी यू की पुस्तक से भी हमें जानकारी मिलता है कि उस समय का जो है किस प्रकार का जो है क्षेत्र था। तो यह अपनी यात्रा विवरणी जो है इसमें देता है। यहाँ से भी हमें स्रोत, यहाँ से भी जानकारी प्राप्त होता है वर्धन वंश के बारे में। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, यह एक ऐहोल अभिलेख अर्थात यह आप देखेंगे कि चालुक्य वंश में प्रतापी शासक के रूप में पुलकेशिन द्वितीय होता है और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो होता है इधर से वर्धन वंश के साथ होता है जो नर्मदा नदी के तट पर होता है। और इसी नर्मदा नदी के तट पर एक अभिलेख की रचना की गई पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो ऐहोल अभिलेख है। और इस समय वर्धन वंश हार जाते हैं और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं। इसकी चर्चा हमें यहाँ इस अभिलेख से मिलती है। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे कि इस वर्धन वंशों की जानकारी हम कलहन की राजतरंगिणी नाम की पुस्तक से भी जानते हैं। विशेष रूप से राजतरंगिणी जो पुस्तक है आप देखेंगे कि कश्मीर क्षेत्र का जो है जानकारी ज़्यादा मिलता है और यह जो है अशोक के समय में एक नए राज्य का निर्माण किया गया था श्रीनगर कश्मीर, उसकी चर्चा इसमें मिलती है कलहन की राजतरंगिणी में। और इसी से संबंधित आपका वर्धन वंश के बारे में भी हमें डिटेल समझने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि वर्धन वंश में महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे, प्रमुख शासक कौन थे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे। यानी पुष्यभूति अर्थात वर्धन वंश का जो संस्थापक था स्वयं पुष्यभूति था, यानी इसको पुष्यभूति वर्धन भी कहते हैं। तो पुष्यभूति वर्धन ने एक वंश का नींव रखा जिसका नाम था वर्धन वंश और इसने अपनी राजधानी पहले थानेश्वर रखी। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? हरियाणा क्षेत्र के थानेश्वर में। बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज लेकर चला आया, लेकिन ये नहीं लेकर आता, इसके पुत्र लेकर आते हैं, पौत्र लेके आते हैं। यही चीज हम देखते हैं आगे कि प्रमुख शासक के रूप में पुष्यभूति वर्धन का पुत्र होता है जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन यह एक प्रमुख शासक था जिसने अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी पुत्री का विवाह कन्नौज के जो मौखरी के शासक होते हैं ग्रह वर्मा से अपनी पुत्री का विवाह कराते हैं। थोड़ा सा इनके वंशजों के बारे में समझे कि पुष्यभूति वर्धन का पुत्र होता है प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन शासन करता है और इसने अपनी पुत्री का विवाह जो है इधर करता है मौखरी वंश के ग्रह वर्मा से करता है जिससे उसके क्षेत्र का विस्तार हो सके। और इसमें आप देखेंगे कि प्रभाकर वर्धन के पुत्र जो होते हैं राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन और इसकी एक पुत्री रहती है राज्यश्री। बहुत आसान है यह नाम याद करना। हर्षवर्धन को हटा दीजिए, सिर्फ दो देखिए राज्यवर्धन और राज्यश्री।
राज्यवर्धन, राज्यश्री। इंपॉर्टेंट है कि प्रभाकर वर्धन के कौन कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे। कौन कौन? हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। और इसकी जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? राज्यश्री। इसका विवाह किसके साथ हुआ? तो मौखरी वंश के ग्रहवर्मा से हुआ था इसका विवाह। यह चर्चा इसलिए है क्योंकि इसमें देखेंगे कि मौखरी वंश का जो है दुश्मनी, मौखरी वंश का जो है आप देखेंगे कि इसका कहीं ना कहीं यह चल रहा था मालवा प्रांत के शासक से, मालवा प्रांत के शासक देवगुप्त के साथ इसका जो है दुश्मनी चल रहा था। और इसने ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और राज्यश्री को बंदी बना लेता है। इसमें एक कहानी मिलेगी कि ग्रहवर्मा की हत्या ये कर देते हैं, देवगुप्त ने कर देते हैं और राज्यश्री को बंदी बना लेते हैं। तब इधर से प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन इधर देवगुप्त पर जो है आक्रमण करता है, देवगुप्त की हत्या करके, और राज्यश्री को वापस लेकर चला आता है। फिर धोखे से आप देखेंगे कि इधर बंगाल का शासक, बंगाल बिहार गौर वंश का जो शासक था शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है। और तब जाके हर्षवर्धन इधर से चलता है और उसने जो है इस क्षेत्र में हर्षवर्धन ने फिर शशांक की हत्या कर देता है। और उसके बाद जो है इस साम्राज्य का विस्तार हर्षवर्धन के समय में देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है कि पुष्यभूति वर्धन का पुत्र प्रभाकर वर्धन जो शासक बनता है प्रमुख शासक के रूप में, और इसने अपनी पुत्री का विवाह राज्यश्री का विवाह जो है ग्रहवर्मा से कराता है। इसके पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहता है आपके पुष्यभूति वर्धन से संबंधित। अब इसके बाद इसी कहानियों को जो है मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है, यहाँ से भी आप थोड़े बहुत समझ सकते हैं कि इधर आप देखेंगे कि राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा से के साथ हुआ। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा से हुआ। अब एक और 2 पॉइंट और जरा से समझते हैं कि मौखरी वंश जो है, मौखरी शासक जो है, मौखरी शासक की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हरिवर्मा। देखिएगा हरिवर्मा। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो ग्रहवर्मा। चूंकि ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर देता है, जो मालवा वंश का जो है शासक होता है, यशोवर्मन वंश का शासक होता है। तो ग्रहवर्मा अंतिम शासक और प्रथम शासक कौन था? हरिवर्मा। हरिवर्मा के और इसके बाद आप देखेंगे कि एक और आते हैं मौखरी वंश में, ईश्वर वर्मा। इसको याद करना बहुत आसान है। देखो मौखरी वंश का शासक, मौख मतलब मुख, अब मुख से कोई भी बात निकले तो हरि के लिए निकले, हरि मतलब ईश्वर, और हरिवंश यानी हरिवर्मा हुए। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें ज्यादातर ईश्वर से संबंधित नाम है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईश्वर वर्मा आते हैं। अगर ईश्वर का नाम नहीं लोगे, हरि का नाम नहीं लोगे, तो क्या चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर? ग्रह चढ़ जाएगा। तो अंतिम शासक कौन होते हैं? ग्रहवर्मा। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मौखरी वंश का संस्थापक कौन था, तो बता सकते हैं हरिवर्मा। याद हो गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अंतिम शासक जो होता है वह होता है ग्रहवर्मा। तो यही चीज आपको देखने को मिलेगा कि राज्यश्री जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी और उसने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ कराया। लेकिन मालवा शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, पर शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। ये कहानियों के स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि जो मालवा शासक होता है देवगुप्त की दुश्मनी यहाँ ग्रहवर्मा से चलती है। ग्रहवर्मा से देवगुप्त की दुश्मनी चलती है और इसने क्या करता है कि ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है, इस पर आक्रमण करके। और जब ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है तो राज्यश्री विधवा हो जाती है। और जैसे ही इसकी सूचना यहाँ पर प्रभाकर वर्धन को मिलता है, इसके जो पिता थे प्रभाकर वर्धन को जैसे ही इसकी सूचना मिलता है कि हमारे दामाद जी की हत्या हो चुकी है ग्रहवर्मा की, उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी वहीं पे मर जाते हैं। तब वहां से
प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन, कहते हैं हर्षवर्धन चूंकि अभी छोटे थे, उम्र में छोटे भाई थे राज्यवर्धन के, तो हर्षवर्धन को वहीं पर बिठाते हैं थानेश्वर में, कहते हैं कि तुम यहीं रहो, हम आते हैं इसके साथ निपट कर, मालवा के शासक के साथ निपट कर। तो इसने जो है आक्रमण कर देते हैं मालवा के शासक देवगुप्त पर, और देवगुप्त की हत्या कर देते हैं राज्यवर्धन। परंतु धोखे से शशांक जो गौर वंश का शासक था, इसने धोखे से क्या कर देता है, यानी कि राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तब इधर से आप देखेंगे कि अब बच जाते हैं सिर्फ हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन उधर से चल देते हैं, और हर्षवर्धन की कहानी हम पढ़ेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में इसने राजगद्दी को संभाला। चूंकि हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बना, लगभग 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 606 ईस्वी में राजा बने थे, यानी कि मात्र 16 वर्ष के यह राजा, यह 16 वर्ष का शासक अपने आप को जो है शिलादित्य के नाम से भी संबोधित किया, और इन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज को जीता, यानी हर्षवर्धन यहाँ से चल देता अपनी सेना को लेकर और शशांक को पराजित कर देता है, और उसने कन्नौज को जीत लेता है। जो गौर वंश जो या इस कन्नौज के क्षेत्रों पे जो शासन करना शुरू किए थे, इसने शशांक पर आक्रमण करके इसको हरा करके, और इस कन्नौज को जो है, यानी कन्नौज को मौखरी के वंश के अंतर्गत जो चल रहा था, उन क्षेत्रों को जो है पूरा पुनः स्वतंत्र किया, और अपनी बहन जो राज्यश्री थी उसे भी स्वतंत्र कर लेता है, अपनी बहन को कैद से छुड़ा लेता है। हालांकि कहानियों में मिलता है कि जब इधर आप ग्रहवर्मा की हत्या हो जाता है, तो उसकी पत्नी जो थी राज्यश्री, वह वहां से भाग चलती है और जंगलों में विचरण करते रहती है, और उसके बाद राज्यवर्धन का हत्या हो जाता है। फिर आते हैं हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन की जब शशांक की हत्या करके फिर बौद्धों के द्वारा वह अपनी बहन को खुजवाते हैं, और ढूंढवाने के बाद जब अंत में पहुंचते हैं कि जब उसका अंतिम निर्णय था कि अब हम जो है आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि अब मेरा कोई सहारा नहीं, तो उस क्षण पर जो है हर्षवर्धन उन्हें बचा लेता है, और 2 भाई बहन मिलकर और इस शासन की जो है इस कन्नौज और आपके कन्नौज क्षेत्र और थानेश्वर क्षेत्र, यह दोनों क्षेत्र मिल जाता है, और दोनों क्षेत्रों को मिलाकर एक नए वंश, यानी कि एक नए साम्राज्य, और इसकी राजधानी सीधे अब थानेश्वर से लेकर आ जाते हैं कन्नौज में, और वहां से शासन व्यवस्था चलने लगता है। तो ये श्रेय एक स्टोरी से मिलता है, लेकिन प्रमाणित नहीं है कि अंत में जो है उनकी बहन, हर्षवर्धन की बहन वास्तव में क्या वो आत्महत्या करने जा रही थी, तो इसका नहीं प्रमाण मिलता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि शशांक जब कन्नौज पर आक्रमण किया, तो उसने उसकी बहन अर्थात राज्यश्री को बंदी बना लिया, जिससे हर्ष ने शशांक को पराजित करके अपनी बहन को कैद से छुड़ा लाते हैं। इधर आप देखेंगे कि कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। जैसा मैंने अभी बताया कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर थी, चूंकि वह वर्धन वंश का शासक था, और कन्नौज का जो शासक ग्रहवर्मा था, ग्रहवर्मा की हत्या हो चुकी थी, तो कन्नौज मौखरी वंश जो थे उनका समाप्तिकरण हो गया। अब वहीं पर उसने वर्धन वंश जो है हर्षवर्धन ने कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज को राजधानी बना लेता है, और इसके बाद आप देखेंगे कि इसी के समय में वेनसन हर्षवर्धन के समय में ही भारत आता है, और इसने अपनी पूरी यात्रा की विवरणी साथ में हर्षवर्धन की पूरी डिटेल्स चर्चा करता है। और इधर आप देखेंगे कि उसकी पुस्तक होती है CU की, और उस पुस्तक में उसने पूरी अपनी यात्रा के विवरणी देता है। अब आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा कहा गया कि हर्षवर्धन के द्वारा रचित कुछ नाट्य पुस्तकें थी, जिसमें इम्पोर्टेंट है प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। यह 3 पुस्तक जो है हर्षवर्धन के द्वारा रचित की गई, जबकि यह कई जगह अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय एक धावक नाम के रचयिता थे
कहा जाता है कि धावक ने इन तीनों नाटकों की पुस्तकों को लिखा था, लेकिन कुछ पैसों के लालच में इसने उस नाट्य पुस्तकों की जो है निर्माता के रूप में हर्षवर्धन का नाम दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि हर्षवर्धन की पुस्तक रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखा, लेकिन ये तो कहा जाता है कि लिखा, परंतु बेचा किसने था? धावक ने इसे सेल कर दिया था, यह पैसों की लालच में। तो इसे खरीद कर, कहा जाता है कि यह जितनी पुस्तकें हैं इसने धावक से खरीदा था और उसमें अपना नाम दे दिया था। लेकिन जब भी परीक्षाओं में आएगा कि रत्नावली नाटक की रचना किसने की, तो आपका जवाब होगा हर्षवर्धन, क्योंकि यही आपकी सभी पुस्तकों में दी गई है। यह नाम जो है मतलब एक किदवंती के रूप में भी कह सकते हैं कि यह नाम आता है कि धावक जो है इसने पुस्तक की रचना की थी और हर्षवर्धन को जो है उसका नाम दे दिया था कि इसी की रचना है। जबकि हर्षवर्धन तो मात्र कम उम्र का शासक था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यह रचना उसके नाम से जाता है। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीन पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन के समय में ही वेंसन आते हैं। इधर आप देखेंगे कि हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा गया, हालांकि ऐसा नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू शासक में सबसे अंतिम हिंदू शासक जो है हर्षवर्धन है, और अगर परीक्षाओं में आए तो आपको यही प्री वगैरह के लिए देना होता है। जबकि आप इधर देखेंगे कि अभी भी इधर नीचे के क्षेत्रों में चालुक्य वंश आते हैं जो बादामी अपने राजधानी वगैरह बनाते हैं। इधर आप देखेंगे पल्लव वंश रहते हैं। तो ये सब हिंदू शासक हैं जो हर्षवर्धन के बाद तक रहते हैं। तो यह चीज होता है कि जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार अच्छे तरीके से किया, प्रतापी हिंदू शासक के रूप में अंतिम शासक प्राचीन में हर्षवर्धन ही रहा। अगर ऐसा लिखा जाए कि प्रतापी हिंदू शासक जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया वह जो है अंतिम शासक यही था, तो कहीं ना कहीं यह सही होता। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि हर्षवर्धन भारत का अंतिम शासक था, अंतिम हिंदू शासक था, तो यह कहीं ना कहीं गलत प्रतीत होता है। जबकि एग्जाम में आए तो आप यही बता सकते हैं कि आप अंतिम हिंदू शासक के रूप में हर्षवर्धन ही रहा। अब इधर आप देखेंगे कि हर्षवर्धन ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा का आयोजन किया। हर्षवर्धन विशेष रूप से आप देखेंगे कि इधर हर्षवर्धन जो है शैव संप्रदाय को मानता था, परंतु ऐसा नहीं है। शैव संप्रदाय को पहले मानता था और बाद में इसने बौद्ध के महायान धर्म को मानना शुरू किया था। तो इसने सभी धर्मों पर इसका अच्छी रुचि थी और सभी धर्मों की एक विशाल सम्मेलन का आयोजन इसने कन्नौज में कराया। और पुनः आप देखेंगे कि हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग संगम अर्थात इलाहाबाद संगम या प्रयागराज संगम पर एक समारोह जो महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर 5-5 वर्ष पर इस समय आप देखेंगे कि प्रयाग संगम पर एक समारोह, एक सम्मेलन का आयोजन करता था जो महामोक्ष परिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने समझा हर्षवर्धन के बारे में डिटेल्स में। तो इधर एक दो बार और हम कवर कर दें कि पुष्यभूति गुप्तों के अंत में आप देखेंगे कि ये कई छोटे छोटे साम्राज्य उभरते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार वर्धन वंश के समय में होता है। और विशेष रूप से हर्षवर्धन जब शासक बनता है तो इसने अपने क्षेत्रों का विस्तार कई जगह से, कई नीतियों से करता है। तो ये हमने समझा पुष्यभूति वर्धन के बारे में। अगली क्लास के वीडियो में हम समझेंगे जिसमें आप देखेंगे कि पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और आप इधर चालुक्य वंश, यह तीनों का जो है त्रिपक्षीय युद्ध कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही अगर कोई क्यूरी रहती है तो इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।